हे गाइस, वेलकम बैक टू टीसीसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए एक नई सीरीज। इस सीरीज के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो विद इन 1 वीक अपलोड होने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो भी आपको जुलाई एंड तक कंप्लीट मिल जाएंगे। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जूनियर अकाउंटेंट या ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से भी है और इंग्लिश मीडियम के भी, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज को हम डिस्कस इस तरीके से करेंगे कि सभी तरह के स्टूडेंट, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे बिना कॉमर्स के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, सभी को बहुत अच्छे से ये सीरीज समझ में आने वाली है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में विद इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमको जानना है कि सर इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सर इकोनॉमी क्या है। तो देखो इकोनॉमी क्या होता है, बेसिकली एक सिस्टम होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जानने से पहले हम इकोनॉमी पे आते हैं। एक सिस्टम होता है सर, सिस्टम किसका, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सर प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद, ठीक है, इसको उत्पादन लिख देता हूं, और ये है उपभोग। तो सर उपभोग और उत्पादन से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज का एक सिस्टम, ठीक है, जो बेसिकली हमको क्या मदद करता है, हेल्प इन डिटरमाइनिंग दैट हाउ स्केयर रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड, कि सर संसाधनों की जो कमी है उनका किस प्रकार से हम उपयोग करें। रिसोर्सेज जो है वो स्केयर है, उनकी स्केरसिटी यानी उनकी बहुत कमी है, तो उनको हम किस तरीके से उपयोग करें ताकि हम अपनी जरूरतों को, हम अपनी मांगों को पूरी कर सके। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, यानी सर कोई भी इकोनॉमी होती है तो उसके मैं सेक्टर्स के अगर क्लासिफिकेशन करूं तो सर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले उत्पादक जो होता है उसके हिसाब से 3 सेक्टर हो सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, इसमें बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर या मैं बोल सकता हूँ खेती से संबंधित सारी गतिविधियां आती है। सेकेंडरी सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। तो बेटा इस सेकेंडरी में हम क्या करते हैं कि सर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, ठीक है, सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम सर किस में कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल गुड्स या फाइनल गुड्स। यानी सर हमको प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों को हम इस प्रकार की चीज़ों यानी वस्तुओं में क्या करेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे, बनाएंगे उनसे जिन चीज़ों को हम यूज कर सके। जैसे भैया वुड, लकड़ी तो हमको प्रकृति से मिलती है, पर लकड़ी का हमने फर्नीचर बना दिया, लकड़ी का हमने बैट बना दिया, लकड़ी का हमने कुछ और बना दिया ताकि हम उसको क्या कर सके, अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये होता है। तीसरा होता है टर्चरी यानी सर्विस सेक्टर। तो सर इसमें जैसे बैंकिंग आ गई, ठीक है, इसमें इंश्योरेंस आ गया, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली हमारी किस में आती है सर, सर्विस सेक्टर में। अब देखो बेसिकली इकोनॉमी के हमारे 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, तो इकोनॉमी के 4 क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं सर। पहला होता है, मैं ये यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ, इकोनॉमी। एक तो होती है बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, एक होती है ओपन इकोनॉमी। जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें भी 2 सेक्टर होते हैं एक ऑप्शन में, एक होता है 3 सेक्टर, और जो ओपन इकोनॉमी होती है उसमें 4 सेक्टर मॉडल होता है। अब सर जो 2 सेक्टर होते हैं ना वो होते हैं, एक तो हाउस होल्ड, एक होता है बेसिकली फर्म। यानी सर उपभोक्ता होते हैं और उत्पादक होते हैं, ये 2 सेक्टर होते हैं। अब जो 3 सेक्टर वाला मॉडल होता है बेटा, इसमें हाउस होल्ड यानी उपभोक्ता, फर्म यानी उत्पादक, साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट आ जाती है। तो इसमें 3 सेक्टर में सर जो एक्स्ट्रा है वो कौन है, गवर्नमेंट। जबकि जो चौथा सेक्टर है उसमें हाउस होल्ड तो आएगा ही आएगा, फर्म तो आएगा ही आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, पर इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्टर आ जाएगा, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। सर एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारी जो भी इकोनॉमी है, जो भी देश है, ठीक है, हम उसी में बेसिकली क्या कर रहे हैं, चीज़ों का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है कि सर हमारा जो देश के बाहर जितने भी जगह हैं वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यूएसए में कोई चीज़ बेच रहा हूँ, या मैं दुबई में कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो ये एक्सटर्नल सेक्टर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी के बाहर हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं
उनको एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। बेसिकली मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर है। तो सर इकोनॉमी दो सेक्टर मॉडल, पहला क्लोज हमने देखा, फिर ओपन। फिर क्लोज में दो सेक्टर में कौन कौन होता है, हाउस होल्ड और फर्म, यानी सर उपभोक्ता और उत्पादक। क्लोज में कौन कौन होता है सर, ये दो तो होते ही होते हैं, तीसरा कौन आ जाता है, गवर्नमेंट। चौथा जो सेक्टर होता है सर उसमें तीन तो होते होते हैं, चौथा कौन आ जाता है, एक्सटर्नल सेक्टर। ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो मैंने आपको बताया एक्टिविटी विच इज विच क्रिएट्स इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन बाय प्रोडक्शन। तो सर उत्पादन से संबंधित, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, एक्सचेंज से संबंधित और कंजप्शन से संबंधित। सर कंजप्शन या उपभोग किस चीज का, या तो वस्तुओं का या सेवाओं का। सर वस्तु का तो भोग हम कर सकते हैं, मान लिया। सेवा का भोग कैसा करते हैं बेटा, अगर किसी सेवा से, किसी सर्विस से आपको कोई फायदा हो रहा है तो बेसिकली वो सेवा का उपभोग करना ही कहलाता है। आप बैंक गए, आपको पैसा डिपॉजिट करवाना था, अब आपको वहां पे मशीन दिखी, आपने उसमें पैसा डाल दिया, आपका काम हो गया। तो आपने क्या की, एक सेवा यूज की है। ठीक है, तो आपने सेवा का क्या किया, उपभोग किया है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो सर इनसे संबंधित कोई भी एक्टिविटी जिससे बेसिकली हमको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन हो, कोई हमको क्या हो, कोई मौद्रिक लाभ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने यहाँ पे अच्छे से समझ ली। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सर प्रोडक्शन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, एक्सचेंज आ सकता है, कंजप्शन और, ठीक है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का कंजप्शन, उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। ठीक है, इसके बाद में हमको देखना है कि सर प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टिंग इनपुट्स। ठीक है, कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। आप यहां पे क्या कर रहे हो, जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या होता है सर, हमारे पास में जैसे मान लो दो तरीके से हो सकता है। जैसे मेरे को खेती करनी है, तो खेती में प्रोडक्शन क्या होगा कि सर मेरे पास में बीज थे, मेरे पास में ज़मीन थी, मैंने ज़मीन में बीज बोए, उससे मेरे को क्या मिला, कपास, कॉटन। ठीक है, तो बेटा मैंने कॉटन को प्रोड्यूस किया और मैंने इसको मार्केट में बेच दिया। तो बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन। अब दूसरे ने क्या किया, ये प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो गया। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा कि सर वो जो कॉटन जिसने खरीदा था, कपास जिसने खरीदा था, उसने इसको क्या कर दिया सर, कपड़े में कन्वर्ट कर दिया कपास से। ठीक है, सूत काट के, और फिर उसको एक शर्ट बना दिया, रेडीमेड शर्ट। तो उसने भी क्या किया सर, जो कॉटन था नेचुरल रिसोर्स, उसको उसने और ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में लिया है, यानी और ज़्यादा ऐसी वस्तु में उसको परिवर्तित कर दिया जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। अब आप बोलोगे सर कॉटन तो पहले से बना हुआ था, तो बेटा कॉटन तो बना हुआ था पर शर्ट थोड़ी ना बना हुआ था। कॉटन को यूज करते हुए उसने क्या बनाया, शर्ट। तो जब प्राइमरी सेक्टर में जो कॉटन है वो हमारी फाइनल जो थी गुड्स थी जिसको हम बेच रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर यानी फैक्ट्री के लिए वो जो कॉटन है वो क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया है। ये चीज़ क्लियर है, वो क्या हो गया वहाँ पे, रॉ मटेरियल। उसको यूज करते हुए फिर क्या बना रहा है, वो शर्ट बना रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हो सर, यहाँ पे हम मैन और मशीन की मदद से रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश गुड्स में। कंजप्शन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी वैल्यू। अब सर ये यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है, देखो हर एक वस्तु, हर एक चीज़ की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब सर कि उस चीज़ में हमको या हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की एक पावर होती है, कि सर हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की उनमें क्या होती है, एक क्षमता होती है। ठीक है, उस क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो अब बेसिकली कोई भी चीज़ अगर आपकी किसी जरूरत को पूरा कर रही है तो इसका मतलब उस चीज़ की कोई यूटिलिटी है। ठीक है, तो कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी, यानी किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी है उसको यदि हम यूज़ कर रहे हैं, किसी वस्तु या सेवा की यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी और के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन, उपभोग। ये चीज़ क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोग। अब देखो इसके बाद हमको देखना है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनकम विच स्पेंड ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि सर जैसे मान लो मेरे को टोटल 100 रुपये का इनकम हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इसमें से सर 60 रुपये मैंने खर्चा कर दिया, 40 रुपये मैंने बचा लिए। ये जो 60 रुपये हैं वो मैं सर किस पे खर्चा करूँगा? जैसे मान लो खाने पीने पे कर दिया, ठीक है, या मैंने सेवाएं ले ली, बैंकिंग का मेरा खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, रेंट चला गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, मेरा खर्चा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, या तो उनको गुड्स पे खर्च कर दूंगा या उनको किस पे कर दूंगा, सर्विसेज पे। तो आपको बोल रहा है कि सर हमारी टोटल इनकम का वो पार्ट जो हमने गुड्स पे या सर्विस पे खर्चा किया है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, यानी उपभोग। फिर होता है कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में भी आपको समझना होगा। तो सर इट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। जैसे मान लो आज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे बिजनेस में मैंने टोटल लगा दिए हैं 1 लाख रुपए। अब मैंने क्या किया, पिछले साल में इसमें ना 20,000 रुपये और लगाए थे, तो अब मेरे टोटल बिजनेस में मैंने कितने रुपए लगा रखे हैं, 1,20,000। तो बेटा ये जो है ये मेरा होता है बेसिकली क्या, टोटल टोटल, ठीक है, कैपिटल। तो ये 20,000 मैंने जितनी कैपिटल इंक्रीज हुई है उसको मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट, यानी सर जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना उसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इट इज़ द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। यानी सर हम क्या करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, वस्तुओं को बनाने के लिए। वस्तुओं को बनाने के लिए सर हमको कुछ संसाधनों की, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। उन रिसोर्सेज को खरीदने के लिए हम जो खर्चा करते हैं, उन संसाधनों को खरीदने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ क्लियर है? उसको हम इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, पूंजी निर्माण भी बोलते हैं, ठीक है। अब सर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक होता है कैपिटल फॉर्मेशन इन फिक्स्ड कैपिटल, यानी इसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी सर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड मशीन्स को, प्लांट हो गया, मशीन हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सर दूसरा इन्वेस्टमेंट जो हम क्या कर रहे हैं सर, स्टॉक, माल भाड़ा वगैरह खरीदने के लिए हम कर रहे हैं, माल वगैरह, सॉरी, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इन स्टॉक, यानी इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो यानी सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद में हम देखें स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की, सर कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होता कैसे हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले तो इनकम अर्न होगी, सबसे पहले क्या होगी, इनकम। मान लो मेरे को टोटल 100 रुपये क्या हुई, इनकम हुई। इस 100 में से मैंने आपको बताया मैंने 60 रुपये खर्च कर दिए और मैंने 40 रुपये क्या कर लिए, सेव। 40 रुपये मैंने क्या कर लिया, सेव, और 60 मैंने क्या कर दिया, कंजप्शन, ठीक है। अब देखो जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतनी ज़्यादा सेविंग होती है। कोई 1 लाख रुपए कमाएगा तो हो सकता है 1 लाख में 30,000 रुपये सेव कर ले, पर कोई 20,000 रुपये कमा रहा तो हो सकता है वो सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये ही सेव करे। तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा सेविंग होगी, जितनी कम इनकम होती है उतनी कम सेविंग होती है। फिर होता है सर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कि सर सेविंग तो कर ली पर करे क्या, उसको पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे रख दे, या फिर कहीं ऐसी जगह छुपा के रख दे, गुल्लक में रख दे, मिट्टी के गुल्लक में, कि सर 5 साल बाद में फोड़ेंगे हैप्पी बर्थडे पे, ठीक है। नहीं, आपको क्या करना है, इन सेविंग्स का, ये जो सेविंग्स का आपका अमाउंट है इनको मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज का मतलब है कि आपको इसको एक ऐसे सिस्टम में डालना है जहाँ पे ये जो 40 रुपीज़ हैं आपके सेविंग्स के वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो आप देखो सर मेरे पास में ऐसा कहाँ कहाँ मेरे पास चांसेस हो सकता है, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, हो सकता है आप कोई नया बिजनेस खोल लो, ये चीज़ क्लियर है। और फिर फाइनल स्टेप होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कि सर हमने ढूंढ लिया कि सर कहाँ पे पैसा लगाना है, फिर हम क्या लगा देते हैं, पैसा। तो यहाँ से हमारा बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। कि जब आपकी जो सेविंग्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिटल असेट में। सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि सर मेरे पास में 40,000 रुपये बचे हुए हैं मैं बिजनेस खोल लूंगा, नहीं, जब आपने बिजनेस खोल लिया उस पैसे को लगा के आपने एसेट खरीद ली तब आप बोलोगे कि हाँ मैंने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे चले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखेंगे। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कुछ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी होती है, वो डिटेल में सर डिस्कस नहीं हुआ, अब कर लेते हैं। तो देखो भैया, एक तरह से परम सत्य है ये, ठीक है, परम सत्य,
यानी सर दुनिया में कोई भी बात झूठ हो सकती है, लेकिन ये झूठ नहीं हो सकता है कि संसाधनों की कमी है। ये जो मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये तीनों बात परम सत्य में आएगी आपकी, ये चीज़ें कभी झूठ नहीं होगी। पहली बात क्या है, संसाधनों की कमी है, यानी रिसोर्सेज आर स्केयर। दूसरी बात क्या है सर, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, हमको चाहे कितना भी मिल जाए पर हमको फिर भी और चाहिए। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है, यही ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो पहली बात हमने की सर, ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है। पर सर उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो क्या है, लिमिटेड, वो सीमित है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, सीमित है, ठीक है। तीसरा, रिसोर्सेज है अल्टरनेट यूज, यानी सर एक, देखो रिसोर्स क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम अपना कोई काम कर सके वो क्या रिसोर्स। प्यास लगी है पानी पीना है, रिसोर्स है। भूख लगी है खाना खाना है, रिसोर्स है। लिखना है पेन, रिसोर्स है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमारी रिसोर्स हो सकती है। तो रिसोर्सेज के सर अल्टरनेट यूज हो सकते हैं, यानी एक ही चीज़ को हम दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई किसी यूज में लेगा, कोई किसी तरीके से उसको यूज करेगा। जैसे मान लो आयरन, आयरन हमारा एक रिसोर्स है। अब सर आयरन जो रिसोर्स है, हो सकता है कोई आयरन को यूज करते बोले कि भैया आयरन से हमको क्या बनानी है, गन। कोई हो सकता है आयरन को यूज करके क्या बोले कि नहीं सर हम आयरन से क्या बनाएंगे, मशीन। तो सर एक ही रिसोर्स को दो अलग अलग तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया है, अल्टरनेट यूज। इसके बाद में मैं बात करूं कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई। आपने तो बोल दिया कि 3 परम सत्य हैं, एक तो है सर संसाधनों की कमी है, हमारी मांगे कभी खत्म ही नहीं होती है। तीसरा कि सर संसाधनों को हम अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीमित संसाधन हैं इनसे हमारी असीमित मांगों को हम किस प्रकार से पूरा करें, वहां पे हमको दिमाग लगाना है। सर 5 एप्पल है लेकिन लोग 6 हैं, अब ये 5 एप्पल 6 लोगों को कैसे बांटे, इसी में हमको दिमाग लगाना है कि सर एक एक एप्पल 5 लोगों को बांट दो, एक को जाने दो, एक को समझा दो कि नहीं भैया खाने पीने में कुछ नहीं रखा, मोक्ष प्राप्त कर लो वगैरह, ठीक है। या फिर हम सर 5 एप्पल को इस तरीके से काटे कि सब में 6 लोगों में बराबर बट जाए। या फिर सर हो सकता है हम उनके लिए कोई कंपटीशन रख दे कि भैया ये 100 मीटर की रेस भागो, जो टॉप 5 आएंगे उन्हीं को हम एप्पल देंगे, या जो टॉप पे आएगा उसी को हम पांचों एप्पल दे देंगे, फिर वो डिसाइड कर लेगा कि किसको कितना देना है। ये चीज क्लियर है। तो सर बांटने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, और इन्हीं सब की स्टडी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। कि सर कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा जिससे हमारी जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो सके, जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट हो सके, और जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसी सब में जो दिमाग लगाना है उसी की स्टडी के लिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। यानी सर एक हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि स्केयर रिसोर्सेज से हमारी असीमित मांगों को कैसे पूरा करें। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसकी स्टडी हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये चीज क्लियर है। तो सर परम सत्य में हमने 3 चीजें देख ली। एक तो क्या था, सीमित संसाधन, ठीक है, सीमित संसाधन, ठीक है, संसाधन। दूसरा जो है वो सर क्या है, असीमित मांगे। अरे तीसरा क्या है सर, दो या अधिक उपयोग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखें सर, इकोनोम इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कि सर रिसोर्सेज की कमी है तो हमको बेसिकली क्या करना है, इनको रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करना है। मतलब इनको इस तरीके से उपयोग में लाना है कि कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम संसाधनों में हमारी अधिक से अधिक मांगे पूरी हो सके, मैक्सिमम हमारी नीड्स पूरी हो सके, विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ विद मिनिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। So economizing of resources refers to optimum utilization of resources which give best satisfaction to an economy and solve the problem of scarcity to some extent। ये सर पूरी तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं
ठीक है, वो हमको ढूंढना है और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम इकोनॉमी या इकोनॉमाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो स्कैरसिटी है उसको हम बोलते हैं शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी। तो यहाँ पे आपको वही बताया है कि स्कैरसिटी मतलब जो रिसोर्सेज है उनकी क्या है, कमी है। अब हम देखेंगे सर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, ठीक है, कि क्या है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसी की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं इकोनॉमिक जो वर्ड है सर, वो शब्द जो है अर्थशास्त्र, वो कहाँ से आया है, वो आया है बेटा इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड। ओइकोनोमिया क्या बोलते हैं सर, ओइकोनोमिया। तो ये इकोनोमिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ओइकोनोमिया जो है वो एक तो ओइकोस और एक नोमिया। ओइकोस का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब रूल या लॉ। रूल बोल लो, लॉ बोल लो, या मैनेजमेंट बोल लो। मतलब सर ग्रीक जो लोग थे वो बेसिकली क्या करते थे कि सर अपने हाउस होल्ड, अपने घरेलू खर्चों को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज करते थे, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते थे, ओइकोनोमिया। और समय के साथ आज बेसिकली उस सिस्टम को हम क्या बोलने लग गए हैं, इकोनॉमिक्स। अब देखो एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम इनको बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र जनक। ठीक है, जेबीएस भैया क्या बोल रहे हैं सर, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। वेल्थ संपत्ति के साथ में जो भी साइंस डील करता है, यानी जो विज्ञान हमको संपत्ति के नॉलेज देता है या संपत्ति के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एफ ए वॉकर भैया जो थे, इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ डेट नॉलेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी सर संपत्ति की नॉलेज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब देखो अल्फ्रेड मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिक्स इज ऑन वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ, एक तरफ तो हम सर वेल्थ की स्टडी करेंगे, ऑन द अदर साइड मोर इंपॉर्टेंट, इससे भी जरूरी चीज जो है सर, वो पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ मैन। कि सर जब संसाधनों की कमी होती है तो मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। यानी सर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी, देखो ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन मानी जाती है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये चीज़ क्लियर है। फिर उसके बाद में आपको और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट में आपकी पॉल सैमुअल्सन जो है, ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन है वो आज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स डायनामिक चेंजेस टेकिंग प्लेस बोथ इन मीन्स एज वेल एज एंड्स विद द लैप्स ऑफ टाइम। कि सर टाइम के साथ साथ मीन्स, मीन्स का मतलब सर तरीके, और एंड मतलब सर नतीजे, इनमें जो बदलाव आ रहे हैं, कि सर हमारी ज़रूरतें भी बदल रही है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के हमारे तरीके भी बदल रहे हैं, उन सब की जो स्टडी है कि सर ये बदलते तरीकों से हम हमारी बदलती ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। सो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। कुछ इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो सर्वमान्य है, यूनिवर्सल उनकी वैलिडिटी है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट की जो डेफिनेशन है उन पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको डेफिनेशन में नहीं जाना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको एक बार हमको देखना है। इसके बाद मैं बात करूं कि सर इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस है, इकोनॉमिक्स की बेसिकली दो ब्रांचेस होती है। ठीक है, कि सर इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती है, पहली जो होती है वो होती है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक जो होती है वो होती है सर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स द डेटा राइज फ्रॉम एन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। यानी सर जब हम किसी
व्यक्ति के बारे में या किसी एक फर्म के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक सेवा के बारे में जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं कि सर इस वस्तु का मार्केट में क्या सिचुएशन है, कैसी इसकी मांग है, कैसी इसकी सप्लाई है, इस वस्तु से हम कैसे अपनी मांगों को पूरा करें या किस प्रकार से इसका उत्पादन करें जिससे हमको प्रॉफिट हो जाए, तो जब भी आप किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ोगे तो वो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो जब हम छोटी छोटी इकोनॉमिक इकाइयों यानी बेसिकली आर्थिक इकाइयों के बारे में, इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। जो वीडियोस आपके बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स के आपके अपलोड होने वाले हैं। इसके बाद में जो सर दूसरी ब्रांच है वो है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सर पूरा जो इकोनॉमी है, जैसे मान लो हम भारत की इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो पूरा जो इंडिया है उसके अगर मैं इकोनॉमी की क्या करूँ सर बात करूँ, तो पूरे इंडिया की जो इकोनॉमी, पूरे इंडिया में जितनी भी वस्तु हैं, पूरे इंडिया में जितने भी उपभोक्ता है, पूरे इंडिया में जितने भी बेसिकली क्या है उत्पादक है, या पूरे इंडिया में जितनी भी सेवाएं हैं, उन सब का असर क्या होगा, तो अगर मैं उसका स्टडी करूँ, उसका एनालिसिस करूँ, तो वो मैं करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये चीज क्लियर है। यानी हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, किसी व्यक्तिगत उत्पादक या उपभोक्ता के बारे में या किसी एक वस्तु या सेवा के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पूरी हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें जितने भी वस्तुएं, जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी उपभोक्ता है, जितने भी उत्पादक है, वो बेसिकली उन सभी के बारे में हम जब स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपके एमसीक्यूज के हिसाब से दोनों ही जो चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल प्राइस लेवल आ गया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आ गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो आगे हम चलते हैं, ये चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमको देखना है सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। तो देखो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स द डेटा राइज फ्रॉम एन इंडिविजुअल। सर किसी इंडिविजुअल, किसी एक फर्म, किसी एक वर्कर का जो डेटा होता है उसके बारे में एनालिसिस होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है सर कि हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल। इसके बाद में सर स्कोप ये थोड़ा सा नैरो होता है क्योंकि इसमें बहुत छोटे लेवल पे स्टडी होती है, थोड़ा वाइडर होता है क्योंकि इसमें पूरी इकोनॉमी की स्टडी हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूँ, कंस्टिट्यूएंट का मतलब सर किन चीज़ों को हम इसमें उपयोग में लाकर पूरे एनालिसिस करते हैं, सर इसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर कॉस्ट, रेवेन्यू पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सर नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट वगैरह पढ़ेंगे। फोकस की सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस होता है वो फोकस किसके ऊपर होता है, तो सर यहाँ पे मेनली जो फोकस होता है वो होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे संसाधनों के अलोकेशन पे इनका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली एग्रीगेट्स यूनिट्स पे हम डिपेंड करते, सॉरी कंसंट्रेट करते हैं, किसी एक इकाई पे यहाँ पे हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं। मेन टूल्स वही सेम चीज़ है कि सर डिमांड और सप्लाई हमारे यहाँ पे मेन टूल होते हैं, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट यानी संपूर्ण, और एग्रीगेट सप्लाई हमारे मेन टूल होते हैं। एग्रीगेट मतलब पूरा टोटल, ठीक है। उसके बाद में क्या सर इनका और कोई नाम भी है, ठीक है, बिल्कुल, कि सर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको इनकम थ्योरी भी हम बोलते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक अदर नेम क्या है, प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक का अदर नेम क्या है सर, इनकम थ्योरी, ये आपको याद करना है। इसके बाद हम देखेंगे सर इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, कि सर कोई भी इकोनॉमी जो है उसमें सर जो प्रॉब्लम्स आप बात कर रहे हो, तो इकोनॉमी तो हमने पढ़ ली। बेसिकली 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, वो आपको पता भी होगा। एक होती है सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो हम इसमें स्लाइड में देखने वाले हैं आगे। दूसरी कौन सी होती है सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सर तीसरी कौन सी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आपको पता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल क्या है, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बताएं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो भैया प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर 3 चीजें हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब सर क्या या किस चीज का उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, सर उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, तो सर उत्पादन करने के तरीके तो बताओ, तब हम बताएंगे कैसे करना है, बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे, आप टेंशन मत लो।
फिर है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि सर उत्पादन मान लिया, पता चल गया इस चीज़ का बनाना है, इस चीज़ को बनाना है सॉरी, और कौन से तरीके से बनाना है वो भी हमने मान लिया, पर बनाएं किसके लिए? सर अलग अलग तरह के लोग हैं, हम किन लोगों को टारगेट करके ये चीज़ बनाएं? सर जो खरीदने वाले हैं उनके हिसाब से बना दो। तो देखो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है ऐसा सोच सके, लेकिन सभी लोग ऐसा सोचे वो संभव नहीं है। दूसरा क्या है सर, पहली प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें तीन चीजें हमारी मेन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं ये तीनों चीजें उनको रटी हुई होगी, चाहे उनको कुछ और आया ना आया हो, चाहे ये समझ आया ना आया हो, लेकिन उनको ये पता होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आज आपको बेसिकली इनका मतलब समझना है कि सर ये प्रॉब्लम्स क्या होती है और इनका सॉल्यूशन कैसे होता है। पहला है प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है सर प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सर संसाधन जो है उनको हम ठीक प्रकार से उपयोग में नहीं ला सकते हैं, जिनसे संसाधन क्या होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मान लो कि इंडिया है, इंडिया के पास में बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उनको उपयोग करने की हमारे पास में जो टेक्निक्स है वो अवेलेबल नहीं है, या सर जो टेक्निक्स है उसमें उनका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर होता है सर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की सर ठीक है, लेकिन अब हम हमारी इकोनॉमी को हम ग्रो कैसे करें, बढ़ाए कैसे, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको ज़्यादा कैसे करें। तो बेटा संसाधनों का जितना एफिशिएंट हम यूटिलाइजेशन करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही अच्छी होने वाली है। फिर है सर पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सर व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब सर दो चीज़ें हैं, विच ऑफ द पॉसिबल कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस, यानी सर क्या हम प्रोड्यूस करें, यानी क्या उत्पादन करें। दूसरा सर हाउ मच, हाउ मच का मतलब सर कितना, कितना उत्पादन करे। सर उत्पादन करना है, मान लो मेरे को, मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को पेन बनाने हैं, पेन कितने बनाऊं सर, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, कितना बनाऊं? तो सर वो किसी चीज़ पे तो बेस होगा, किसी चीज़ पे तो डिपेंड करता होगा, उसी चीज़ की हमको स्टडी करनी है। तो आइदर कंज्यूम गुड्स और कैपिटल गुड्स, दो तरह की गुड्स होती है, या तो कंज्यूमर गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स यानी सर ऐसे गुड्स जो उपभोक्ता जो होता है वो सीधा अपने उपभोग के लिए क्या करता है, यूज करता है। गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तु, ठीक है। फिर होते हैं कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स सर वो गुड्स होती है जो दूसरी वस्तुओं को बनाने के काम में आती है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। सर मशीन हो गई, मशीन से हम दूसरी चीजें बना रहे हैं, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से दूसरी चीजें बना रहे हैं, प्लांट हो गया, प्लांट फैक्ट्री, ये सब चीजें हमारे लिए कैपिटल गुड्स होती है। ऐसी चीजें जिनका उपयोग हम दूसरी चीजों के उत्पादन में करते हैं वो हमारे लिए क्या है, उपभोक्ता सॉरी कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसके बाद में दो तरह के और गुड्स हो सकते हैं सर, वॉर गुड्स और पीस गुड्स। सर ये वॉर क्या होता है, वॉर मतलब युद्ध और पीस मतलब शांति। If economy decide to use whole of its resources in the production of war goods, it cannot be able to produce any peace goods. मान लो सर हमारे पास में रिसोर्सेज है, कोई चीज़ है, जैसे मान लो हमारे पास में 100 किलो, इस चीज़ को हम रिसोर्स को, संसाधन को हम उपयोग में करना चाहते हैं, या तो इससे हम वॉर गुड्स बना ले, यानी कोई एक प्रकार के हम गुड्स बना ले, या फिर हम इससे कोई दूसरी प्रकार के यानी सर पीस गुड्स बना ले। तो हमको ये डिसाइड करना है इससे हम वॉर गुड्स बनाए या पीस गुड्स बनाए, या अगर सर वॉर गुड्स बनाए तो कितनी बनाए और पीस गुड्स बनाए तो कितनी बनाए, या सर दोनों का अगर हम मिक्सर बना ले तो वहाँ पे भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि आधी आधी बनाए या 60-40 के रेशियो में बनाए, कितना कौन सी गुड्स बनाए। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके बाद में सर जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अरे भैया हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक्स होती है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दो तरह की टेक्निक्स हो सकती है। पहली होती है लेबर इंटेंसिव, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। सर जो लेबर इंटेंसिव होती है इसमें क्या होता है, बेसिकली मैन ज़्यादा यूज होते हैं। मैन यानी सर लेबर, लेबर का मतलब क्या हो गया सर, मजदूर, ठीक है, मजदूर। अब देखो क्या होता है कि सर ये जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है इसमें लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, जैसे चाय के बागान हो गए या फार्मिंग हो गई है, फार्मिंग वगैरह में क्या होता है लोग ज़्यादा उपयोग में आते हैं, मशीनें कम उपयोग में आती है, या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गए वहाँ पर भी मशीनें कम और लोग ज़्यादा उपयोग में आते हैं। पर सर बेसिकली जो टेक्निकल चीज़ें हैं लाइक कैमरा हो गया, तो कैमरा हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से नहीं बना सकते, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे मशीनें ज़्यादा उपयोग में आती है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया सर, जहाँ पे मशीनें ज़्यादा यूज आती है ऐसी टेक्निक। और लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे इंसान ज़्यादा उपयोग में आते हैं ऐसी टेक्निक।
तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम हमारा जो प्रोडक्शन है वो मशीनों से बनाए या इंसानों को उपयोग में लाएं। तो ये डिपेंड करता है हर एक इकोनॉमी पे, कोई इकोनॉमी कैसी है, कोई इकोनॉमी कैसी है। भैया इंडिया में लोगों की कमी है नहीं, तो कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो हो सकता है लेबर जो टेक्निक है वो यूज़ कर ले, क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो लेबर के रेट होते हैं, मजदूरी दर होती है, वो भी कम होगी। लेकिन यूरोपियन जैसे देश जो है, यूरोप जैसे देश, सॉरी, यूरोप में जो देश है लाइक जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो सर काम करने वाले लोग भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो मिलते हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे स्किल होते हैं, तो उनकी क्या है सर, रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे बेसिकली सर एक तो लोग मिलते नहीं है, मिलते हैं जो बहुत महंगे हैं। तो हम वहाँ पे फिर सर कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव मशीनें हम यूज़ करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो हर एक इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको। अब आगे बात करूँ फॉर होम टू प्रोड्यूस, सर हमने डिसाइड कर लिया मेरे को क्या बनाना है, ये भी डिसाइड कर लिया कैसे बनाना है। अब सर मेरे को ये डिसाइड करना है किसके लिए बनाऊं, ये चीज़ क्लियर है। क्या बनाऊं हो गया, कैसे बनाऊं हो गया, पर बनाना किसके लिए। अरे सर इकोनॉमी में कौन कौन होता है, उपभोक्ता ही तो होते हैं। तो बेटा उपभोक्ताओं का भी अलग अलग प्रकार होता है, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई मिडल, हमारा बेसिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली कैपेबल आदमी होगा। ये चीज़ के लिए मिडिल क्लास हम जिसको बोलते हैं। तो सर थर्ड प्रॉब्लम जो है, ठीक है, या थर्ड डिसीजन जो है वो हमारे को ये लेना होता है कि हम किसके लिए बनाएं। कि सर कुछ तो बेसिकली हमारे पुअर मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, जो हर एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बनाएं। या सर जो सुपर रिच है, करोड़ों अरबों की जिनके पास में प्रॉपर्टी, उनके लिए बनाएं। तो हमको डिसाइड करना है कि बेसिकली वो डिसाइड हमको डिपेंड करेगा कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है चीज़ों को बनाने का। अगर सर मैं प्रॉफिट कमाना चाहूँगा तो सीधी सी बात है, मैं ऐसे लोगों के लिए चीज़ बनाऊंगा जो इसको खरीद सके, जिनके पास में खरीदने की कैपेबिलिटी हो। और अगर मैं ऐसा सोशल वेलफेयर करना चाहूँगा तो मैं ऐसे लोगों के लिए क्या बनाऊंगा, चीज़ बनाऊंगा जिनको वास्तव में उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो मेरे उद्देश्य पे निर्भर करेगा कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं और किन के लिए बनाऊं। ठीक है, ऑल दिस प्रॉब्लम्स अराइज इन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। अब सर ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है, क्या बनाऊं, क्यों बनाऊं, किन के लिए बनाऊं, क्योंकि सर हमारे पास में जो संसाधन है वो कम है। मेरी अगर सर बस चलता तो मैं सारी चीज़ें बना देता। मेरे को पता है सर मार्केट में कैमरा भी बिकेगा, कंप्यूटर भी बिकेगा, पेन भी बिकेगा, खाना भी बिकेगा, कोल्ड ड्रिंक भी बिकेगी, कपड़े भी बिकेंगे, सब कुछ बना देता मैं। पर बेटा उन सब चीज़ों को बनाने के लिए मेरे को जो संसाधन चाहिए वो मेरे को अकेले को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी है ना, वो संसाधन वो भी लेंगे। तो अगर सारे संसाधन मेरे को ही मिल जाते तो मैं सारी चीज़ें बना देता। तो इसलिए मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि सर मेरे पास में जो सीमित संसाधन है उनको उपयोग करते हुए मैं कौन सी चीज़ बनाऊं, कितनी बनाऊं, किन के लिए बनाऊं, जिससे मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकूं, या मैं अपना सोशल वेलफेयर जो है मेरा उद्देश्य है वो मैक्सिमाइज कर सकूं। ठीक है, अब इसके लिए हमको पढ़ना होगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी यहाँ पे हम बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बताया था, पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी कौन सी होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती है हमारी बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी देख रहे हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है भैया, ऐसी इकोनॉमी होती है वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। सर किसी भी चीज़ के उत्पादन करने के लिए जो भी चीज़ें हमको चाहिए या जितने भी संसाधन है, उन सब पे किसका अधिकार होता है, गवर्नमेंट का होता है। कोई भी इंडिविजुअल उन पे अपना अधिकार क्लेम नहीं कर सकता। सर ऐसी भी इकोनॉमी होती है सर कंप्लीटली सोशल इकोनॉमी की, जहाँ पे हर चीज़ पे गवर्नमेंट का अधिकार हो। देखो हर चीज़ पे तो नहीं, पर ज़्यादातर चीज़ों पे होता है आज के टाइम पर। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। देर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। सभी लोग जो होते हैं वो सरकारी नौकर यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बनकर काम करते हैं। गवर्नमेंट ही उनको पैसा देता है, और गवर्नमेंट क्या करता है, इक्वल पैसा देता है, सब लोगों में बराबर पैसा बांट दिया। मान लो किसी इकोनॉमी में 50 लोगों के टोटल 500 रुपये का काम हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको 10-10 रुपये दे दिया। 50 लोगों को 10-10 रुपये के हिसाब से टोटल 500 रुपये हो गए। सर क्या बढ़िया सिस्टम है। इसमें तो कभी सर अमीर गरीब की जो खाई है वो बढ़ेगी ही नहीं। सब लोगों को सोचो सर बराबर पैसा मिलेगा, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बेटा प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम इंसान की प्रवृत्ति में है। अगर ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है तो इंसान की प्रवृत्ति है कि मेरे को ये लगेगा कि भैया सभी लोगों को 10-10 रुपये ही मिलने हैं, तो मैं ज़्यादा काम क्यों करूँ, मैं कम काम करूँगा, कम काम करके भी मैं 10 रुपये कमाऊँगा। अब सभी लोग इस प्रकार से सोचने लग जाएंगे तो बेसिकली सभी लोग काम कम करने लग जाएंगे, और सभी लोग काम करने लग जाएंगे तो उनकी इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। तो बेसिकली सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर में प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स अर्न देयर इनकम इन द फॉर्म
ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्टेट एम्प्लॉयर, यानी स्टेट ही हमको जॉब देगा, वही हमको सैलरी देगा, स्टेट ही हमको बताएगा क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है, क्या सैलरी होगी, सब कुछ हमको गवर्नमेंट बताएगी। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सारा काम होगा। जैसे मैं एग्जांपल इसमें दूंगा, लाइक चाइना हो गया, हमारा क्यूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इनको हम कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो इसी टाइप में आती है, इसी कैटेगरी में आती है। रशिया भी इसी में है। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी सोशलिस्ट है। अब आपको समझ में आएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसका उद्देश्य होता क्या है, ऐसी इकोनॉमी हम बनाते क्यों हैं? तो ऐसे उद्देश्य इस सॉरी इकोनॉमी का जो उद्देश्य होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर यानी समाज की भलाई। यहाँ पे बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर बन जाए, कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब रहे। ये चाहते हैं कि सभी लोग क्या करें, सब बराबर उनको पैसा मिलता रहे। पर मैंने आपको बताया इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि सभी लोगों को अगर बराबर पैसा दे देंगे तो जो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको लगेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत करके भी उतना ही पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ। मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी और को 5 घंटे काम करने के ही 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं भी 5 घंटे ही काम करूंगा। इसी प्रकार से सब सोचने लग गए, तो सर क्या होगा, पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सभी लोग कम काम करना चालू हो जाएंगे, हो सकता है काम करना ही बंद कर दे, फिर पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद में मैं आगे देखूँ फीचर्स ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सर क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, कैसी होती है, देखो डिटेल में देखने वाले। पहला होता है सर कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि सर जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें क्या होगा, बेसिकली जरूरतों के हिसाब से संसाधनों का बंटवारा होगा, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी चीज मिलेगी। कोई एक आदमी को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो सारे संसाधन एकत्रित करके रख ले, दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठा करके रख ले। हैवी टैक्सेस ऑन द अनअर्न इनकम्स। सर टैक्सेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं अनअर्न इनकम्स के ऊपर। ठीक है, और अनअर्न इनकम जो होती है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम होती है। ठीक है, फिर होती है सर गारंटेड मिनिमम इनकम। ये भी आपका एक पॉइंट है बेसिकली कि सर अगर कोई काम कर रहा है ना तो उसको मिनिमम गारंटी हम देते हैं, भैया तुमको इतना पैसा तो देंगे देंगे ताकि तुम दूसरे जो लोग हैं सोसाइटी के उनसे कम्पीट कर सको। जैसे इंडिया में भी एक सिस्टम है। यानी सर इंडिया भी सोशलिस्ट है क्या? देखो इंडिया पूरी तरह से सोशलिस्ट नहीं है, पर इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी के या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के कुछ चीज़ें हैं। जैसे मिनिमम जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट में आपको पता है 18,000 रुपीज़ है। ठीक है, कई और देशों में भी मिनिमम वेजेस जो रूल है वो अप्लाइड है। इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बोला गया है लेकिन अप्लाई नहीं होता है। कई देशों में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के सेक्टर्स में अप्लाई होता है। ठीक है, तीसरा होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि सर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भैया जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम में जितने भी बीकॉम कर रखे हो, चाहे 40% वाले हो, 60 वाले हो, 80 वाले हो, ठीक है, सब आ जाओ, सबको हम मौका देंगे। ऐसा नहीं कि सर हम सिर्फ टॉपर्स को ही मौका देंगे। क्या बात करो सर, सीईटी में टॉपर्स को मौका दिया, पर बेटा सीईटी में बैठने के लिए सभी को मौका मिला था। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, इक्वल रहेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो इंडिया में भी सर कुछ चीजें हैं। ठीक है, कुछ चीजें सोशलिस्ट की है, कुछ चीजें कैपिटलिस्ट की है। ठीक है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी नहीं, किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। ठीक है, ऐसा रूल अलाउ ही नहीं करेगा। फिर सर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। रूल ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट अप्लाइड, नो वन हैज द राइट टू बाय प्रॉपर्टी। कि भैया मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटे को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते तो प्रॉपर्टी जो है वो आपके बेटे को भी नहीं मिलेगी। यानी सर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो पिताजी की संपत्ति क्या हो गई, पुत्र को या पुत्री को मिल गई, इसको बोलते हैं हम रूल ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको सरकार संपत्ति खरीदने ही अलाउ नहीं करेगी तो बेटा आप अपनी जो संपत्ति वो ट्रांसफर कैसे करोगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है, जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट अगर किसी को देती है तो उनसे वापस ले लेती है। गोल इज सोशल वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है कि सर जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है उसका जो मेन उद्देश्य, मेन गोल होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई। वो ऐसा काम करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। जो लोग खुद का खर्चा नहीं उठा सकते वो लोग खर्चा उठा लें, जो लोग बेसिकली जिनके पास में घर नहीं है उनको घर मिल जाए, जिनको खाना नहीं मिल रहा उनको खाना मिल जाए। इस तरीके का ये लोग सिस्टम डेवलप करते हैं। क्या हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है सर सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिलती जुलती है? सर इंडिया में आपने बताया मिनिमम वेजेस है, गवर्नमेंट सेक्टर में सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सर इंडिया में आपने बताया कि भूखों को खाना दे दे, ऐसे हमारे यहाँ पे पॉलिसीज है। सर जिनके घर नहीं है उनको घर दे दे, ऐसे भी यहाँ पे हमारे पॉलिसीज है। गरीबों पे टैक्स नहीं लगेगा, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, ऐसे भी हमारी पॉलिसीज है। तो मतलब सर आप कहना चाहते हो क्या इंडिया भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है? नहीं, इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ चीज़ें हैं पर इंडिया पूर्ण रूप से
ठीक है, सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है। लैक ऑफ कंपटीशन सर, इंडिया देखो क्या होता है कि जब पूरी इकोनॉमी में ही सब कुछ डिसाइड जो करने वाला है कि कितना बनाए, क्या बनाए, किसके लिए बनाए, ये सारे डिसीजन कौन लेता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही मेन होता है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। अब एक चीज बताओ, जब गवर्नमेंट अकेला ये बनाने वाला, कोई और प्रोड्यूसर ही नहीं है, क्या आप लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा? मान लो गवर्नमेंट बना रही मोबाइल, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने जैसे मान लो इंडिया मोबाइल के नाम से कंपनी बना दी। अब आपको इंडिया मोबाइल का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है कि हम किसी और का अलाउ ही नहीं करेंगे, तो आपके पास में क्या ऑप्शन मिलेगा? क्या आप सैमसंग, एप्पल, ठीक है, या और दूसरी कंपनीज जो है उनके फ़ोन परचेज कर पाओगे? नहीं। तो बेसिकली जो उपभोक्ता है उसके पास में क्या होता है सर? ऑप्शंस नहीं होते हैं, अल्टरनेटिव्स नहीं होते कि अगर हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, हमको गवर्नमेंट की जॉब पसंद नहीं आ रही, तो हम कहीं और काम कर सके, जैसा अभी हमारे पास में मौका है। पर अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती इंडिया कंप्लीट रूप से, तो सारे डिसीजंस कौन लेती? गवर्नमेंट। ठीक है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है, कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, कुछ डिसीजंस नहीं लेती। इसके बाद हम देखेंगे सर मेरिट्स ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सर कुछ तो अच्छाइयाँ होती होगी, बिल्कुल सर, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स के साथ जो लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते उनकी गवर्नमेंट हेल्प कर देती है जरूरतें पूरी करने में, और सर जो भी इनकम या वेल्थ होती है उनका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अमीर गरीब की खाई नहीं बढ़ती है। तो सर कमियाँ क्या है? कमियां है सर, एक तो लैक ऑफ कंज्यूमर सोवर्निटी के, कंज्यूमर के पास में सर डिसीजन टेकिंग पावर ही नहीं होती, क्या बनाए, कैसे बनाए, कितना बनाए, किसके लिए बनाए, ये सब डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट। लैक ऑफ इंसेंटिव एंड मोटिवेशन सर, काम करने की मोटिवेशन नहीं होती। बताया था मैंने, 8 घंटे काम करने के 10,000 मिल रहे हैं, 6 घंटे काम करने के भी 5,000 मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ज़्यादा काम करूंगा? मेरे को लगेगा मैं कम काम करूँ। ठीक है। अननेसेसरी इंक्रीज द पॉलिटिकल पावर, सब सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रहे हैं, तो बेसिकली जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनके पास में ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। पाकिस्तान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे सारी जो इकोनॉमिक पावर है वो किसके पास में? आर्मी। इसलिए बेसिकली वहाँ पे आर्मी से कोई पंगा ले ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी जो कंपनी है वो भी आर्मी के पास में, पूरी इकोनॉमी पे आर्मी का कंट्रोल है। ठीक है, पॉलिटिक्स पे तो है ही है, पूरी इकोनॉमी पे आर्मी का कंट्रोल है, और अगर किसी का कंट्रोल इकोनॉमी पे है तो उसका हर चीज पे कंट्रोल है। ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया कि सर सब काम करना कम कर देंगे, एक को देखकर दूसरा भी काम करना बंद कर देगा, तो हमारी जो मैन पावर है, ठीक है, उसका क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन होगा, हम उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये एक कमी है। इसके बाद में हमको आगे देखना है बेसिकली मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। A market economy is defined as economy where all the means of production are owned, controlled and operated by the private institution. सर मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे बेसिकली सारे जो संसाधन होते हैं ना, उनका मालिकाना हक, उनको उनको काम करने का हक, या उनको ऑपरेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारे जो हक होते हैं वो किसके पास होते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं, कि भैया जो ज़्यादा काम करेगा उन्हें ज़्यादा कमाएगा। आप ज़्यादा मेहनत करो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम मेहनत करोगे कम पैसे मिलेंगे। ये होता है सिंपल रूल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है भैया सबको बराबर पैसे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल होता है सर वो क्या होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब बिल्कुल कम होता है, गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल कम होता है। सर सारी जो पावर होती है ना, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, सर ये सारी पावर किसके पास में आ जाएगी? सर सेंट्रल सॉरी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी यहाँ पे सारी पावर जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। ठीक है, किसके पास होती है? प्राइवेट सेक्टर के पास या इंडिविजुअल के पास। एग्जाम्पल क्या हो गया सर? यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, ये सब ऐसी इकोनॉमीज है जहाँ पे बेसिकली सारे जो डिसीजन है वो लोग खुद ले सकते हैं, गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है। पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी भी डिसीजन में इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ठीक है, किसी भी डिसीजन में गवर्नमेंट अपना कोई रूल नहीं लाएगी, नहीं, गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा सा रोल होता है, बट बहुत कम होता है। लोगों को काम करने की, किस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हो, कितना बनाना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो, पूरी आज़ादी होती है। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं काम करने के। फीचर्स देखते हैं हम सर मार्केट इकोनॉमी के।
राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, सर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी अपने बच्चों को दे सकता है। गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर काम कर रहा हूँ, मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है प्रॉफिट कमाने के लिए करूँगा। मैं अगर दिन में 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं सर इस मोटिवेशन से करूँगा कि 8 घंटे में मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा 10 घंटे में। तो यहाँ पे सर जब मेरे को लगता है कि अगर मेरा ज़्यादा काम करने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर मेरे को काम ज़्यादा करने की भी इच्छा जागती है। ये इसमें बेसिक क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। डिपेंड अपॉन प्राइस मैकेनिज्म, सर पूरी इकोनॉमी जो होती है वो प्राइस मैकेनिज्म पे क्या होती है, डिपेंड होती है। क्यों सर, बहुत सारे लोग होंगे, सबको काम करने की आज़ादी है, तो मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर फ़ोन बना रहे हैं। अब सेम टाइप का आपने फ़ोन बनाया तो सीधी सी बात है जो कम में बेचेगा उसका फ़ोन अच्छा बिकेगा, सेम अगर क्वालिटी है सबकी तो प्राइस मैकेनिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सर गला काट प्रतिस्पर्धा होती है इसमें। कट थ्रोट कंपटीशन यानी गला काट प्रतिस्पर्धा, मतलब बहुत भयंकर कंपटीशन होता है। जैसे मान लो अभी मैं बात करूं, जैसे अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, बिल्कुल जैसे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हम जिसको बोलते हैं, लाइक ब्रेजा हो गई है हमारी, ठीक है, किया की ये सेल्टोस हो गई है, ठीक है, अर्बन क्रूजर हो गई है टोयोटा की, या एक्सयूवी 300 हो गई, ये सब लगभग एक ही एक टाइप में आती है, एक ही बजट में आती है, तो बहुत टाइट यहाँ पे कंपटीशन है। मोबाइल्स में ले लो आप, मोबाइल में आप अलग अलग कंपनी तो छोड़ो, एक ही कंपनी के एक ही बजट में एक ही स्पेसिफिकेशन के 5 मॉडल आ जाते हैं। सैमसंग में ले लो आप गैलेक्सी ए सीरीज, गैलेक्सी एम सीरीज, ये सीरीज वो सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि सर हर लोगों को आज़ादी होती है हर चीज़ बनाने की। मेरे को लग रहा है कोई चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो वो मैं भी बना सकता हूँ, गवर्नमेंट मेरे को मना नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर होता है सर बेसिकली कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर के पास में पूरा राइट होता है क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, ठीक है, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है। अब उसके बाद में मेरिट्स की मैं बात करूँ, सर इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा अगर ज़्यादा काम करने से, तो लोग ज़्यादा काम करेंगे, तो इससे क्या होता है, सभी लोग ज़्यादा काम करने लगते हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज होती है, उस कंट्री की भलाई होती है। जब उस कंट्री की इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, ये अच्छी चीज़ है। डायनामिक इकोनॉमी मतलब सर एक ही एक चीज़ से बोर नहीं हो जाते हैं यहाँ पे। इकोनॉमी जो होती है सर लोगों नई नई, देखो लोगों के पास में काम करने की आज़ादी होती है तो क्रिएटिव जो सोच होती है लोगों की, वो इकोनॉमी में क्या करते हैं सर, एक डायनामिक एलिमेंट रखती है, यानी इकोनॉमी में बदलाव का जो दौर होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ज़रूरतों के साथ में नई नई क्रिएटिव चीज़ें आती रहती हैं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की सर माना जाता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है बेसिकली उन्हीं की क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई होती है। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा, आप लोग बोलोगे सर चाइना की तो अभी बेस्ट बोला जाता है, चाइना तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बता रहे हो, तो देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होते हैं वो शॉर्ट रन में बहुत अच्छा काम करते हैं, लॉन्ग रन में उनको बेसिकली सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। चाइना की हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि चाइना भी जो है वो सोशलिस्ट मॉडल से निकल कर कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ गया, तभी चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। डीमेरिट्स क्या है, अननेसेसरी कंपटीशन एग्जिस्ट इन द मार्केट, सर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया सैमसंग में, मतलब इतना ज़्यादा, अगर आप फ़ोन लेने जाओ ना और आप बोल दो कि भैया मेरा बजट 20,000 रुपये का, कौन सा फ़ोन अवेलेबल है, आप सोच के जाओगे 2-3 फ़ोन बताएंगे, उनमें से जो भी 2 अच्छा लगेगा वो आपको बेटा फ़ोन ही इतने नाम बता देंगे कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि बेसिकली किस फ़ोन में क्या है, कौन किसी कंपनी का है। हो सकता है कई कंपनियों के नाम तक याद ना हो, कई मॉडल्स के नाम याद ना हो, ठीक है। तो अननेसेसरी होता है। इंक्रीज इन वेस्ट कॉम्पिटिशन, जब जरूरत कि मतलब ऐसे ऐसे कंपटीशन बढ़ जाते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि सर यहाँ पे मेन हमारा मकसद क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो भैया रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, चाहे रिसोर्सेज क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट इकोनॉमी, कि सर भैया सबको सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मेरे को अपने बारे में सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है मैं ज़्यादा काम करूँगा, आपको नहीं कमाना है आप मत करो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप भी ज़्यादा काम कर लो। तो सेल्फ इंटरेस्ट इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजन हमको खुद को लेने होते हैं। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि सर एक तो यहाँ पे सॉवर्निटी यानी अधिकार ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता और उत्पादक के पास में। सर यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन उपभोक्ता खुद लेता है। इसके बाद में मैं बात करूँ सर मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहाँ का मैं एग्जांपल लूंगा सर, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो इंडिया है। सर क्यों, क्योंकि सर मिक्स्ड इकोनॉमी वो होता है जिसमें बेसिकली क्या हो सर, इसमें सोशलिस्ट एलिमेंट भी हो और इसमें कैपिटलिस्ट एलिमेंट भी हो।
यानी सर इसमें कुछ चीज़ें तो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की और कुछ चीज़ें मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हो। तो सर इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें, मैंने आपको बताया सोशलिस्ट इकोनॉमी की इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है, इस चीज़ को इतने से ज़्यादा में मत बेचो, इस चीज़ को सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाएगी, जैसे रेलवेज़ है, मोनोपोली, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंस वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या है, एग्जाम्पल हैं। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे आपको जो कार है वो बेसिकली आपको कैसी बनानी है, ठीक है। कार में आपको बेसिकली म्यूजिक सिस्टम किसका लगाना है, कार में आपको जो सीट है उसमें लेदर लगाना है कि कपड़ा लगाना है, ठीक है। देखो सेफ्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट को रूल्स बनाने होते हैं, वो कंपलसरी है, पर बाकी चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे भैया कार में आप वाईफाई दो कि मत दो, सनरूफ दो कि मत दो, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं बताती है। ये चीज़ क्लियर है। तो इंटरफेरेंस है लेकिन बहुत कम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर, ठीक है। कि सर यहाँ पे आधे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास में और कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास में होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, जो लोग अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकते, जो थोड़ा पुअर है या जिनके पास में इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ कम है, उनके लिए गवर्नमेंट काम करती है, और जो रिच है जिनके पास में इनकम अपनी अच्छी खासी है वो खुद के लिए इनकम करेंगे। ये हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आगे हमको देखना है कि सर मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होते हैं। तो सर यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ होते हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। रोल ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, सर यहाँ पे भी प्राइस मैकेनिज्म है, यानी सीधी सी बात है प्राइवेट सेक्टर है तो सब प्राइस तो रोल में आएगी, जो कम में बेचेगा वो जीत जाएगा। अब पता लगा कि सर मान लो मोबाइल में गवर्नमेंट पे उतर गई, गवर्नमेंट अपनी कंपनी लॉन्च कर दी भैया इंडिया मोबाइल के नाम से। अब गवर्नमेंट compete करेगी किससे, सैमसंग से, शाओमी से, एप्पल से, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली सीधी सी बात है सर, यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा हमारे पास में क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, तो आपको प्राइस मैकेनिज्म, क्योंकि आप जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया हम 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा दे रहे हैं, 6 GB की रैम है, 128 GB का रोम है, तो सैमसंग बोलेगा हम भी सेम चीज़ें दे रहे हैं, एप्पल बोलेगा हम भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50 का और देने लग गया है शायद अभी। तो भैया लेंगे किसका हम, अगर क्वालिटी तीनों की सेम है तो हम किसका प्रोडक्ट लें, तो हम सर उसका प्रोडक्ट लेंगे जिसकी क्या है प्राइस कम है, ठीक है। तो प्राइस मैकेनिज्म मार्केट इकोनॉमी में कभी भी हट नहीं सकता है। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, सर काम करने की सबको छूट होती है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कैसे कमाना चाहता हूँ, ये मेरे को राइट है कि मैं अपना डिसीजन ले सकूँ, गवर्नमेंट मेरे को नहीं बताएगी। फ्रीडम ऑफ कंजप्शन, सर मैं क्या खाना चाहता हूँ, कितना खाना चाहता हूँ, क्या पीना चाहता हूँ, ठीक है, ये सब क्या होता है सर बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिकली हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए या सोसाइटी की हेल्थ के लिए, ठीक है, उनके ऊपर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन लगा देती है, बैन कर देती है, ठीक है। फिर है प्लानिंग ऑल्सो प्लेस अ रोल। सर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो पूरा प्लानिंग होता ही होता है, गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग से काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीज़ों के डिसीजन जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट लेती है, और जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, वो प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ देती है। जैसे कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए, तो कार प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया। पर बेटा ट्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गरीब का जो बेसिकली साधन है वो ट्रेन ही है, रेल ही है, ठीक है। तो रेल गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर रही है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस भी होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर होगा तो उसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना। तो अगर हमने रेलवे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो वो तो प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, वो अपना जो रेलवे का फेयर है यानी किराया बढ़ा देंगे, फिर गरीब आदमी फेयर मतलब उसमें ट्रेवल कैसे करेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अभी भी रेलवे जो है वो गवर्नमेंट के पास में है, या जो बेसिकली जैसे मान लो पुलिस सिस्टम है वो गवर्नमेंट के पास में, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास में। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर को अगर आपने दे दिया, डिफेंस प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो उन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, वो अपना सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो जो देश के लिए जरूरी चीज़ें हैं, सोसाइटी के लिए जरूरी चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगी, और जो कम जरूरी चीज़ें हैं, लग्जरी गुड्स है या जो बहुत ज़्यादा असेंशियल चीज़ें नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देती है। यहाँ पे गोल क्या होता है सर, यहाँ पे मिक्स गोल होते हैं, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का भी हमको ध्यान रखना होता है, प्राइवेट सेक्टर का गोल क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर का गोल होगा सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई। अब प्राइवेट यानी गवर्नमेंट तो समाज की भलाई करने पे ध्यान देगी, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस पे काम देगा, अपना प्रॉफिट कमाने के। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छा सिस्टम है। प्राइस मैकेनिज्म, मैंने आपको बता दिया प्राइस मैकेनिज्म यहाँ से जा ही नहीं सकता है। इकोनॉमिक डिपेंड्स ऑन प्राइस मैकेनिज्म एज वेल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी सर प्राइस मैकेनिज्म में तो काम करेगा, प्लानिंग भी जरूरी यहाँ पे है। तो आज का टाइम पे जो बेसिकली सबसे बढ़िया सिस्टम होता है वो आज के टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी ही होता है।
अगर मैं आज बात करूं तो लगभग हर एक कंट्री जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। ठीक है, इंडिया का तो एग्जाम्पल इसमें आपको देना ही देना है। ठीक है, इंडिया बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसके बाद में इसके सर मेरिट्स क्या है सर, मेरिट्स प्राइस मैकेनिज्म ऑल्सो फ्रीली एंड एप्लीकेबल, डिक्रीज द इन इक्वालिटीज ऑफ वेल्थ कि सर सोशलिस्ट सॉरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है सर, सबको बराबर पैसा बांटती है गवर्नमेंट। सर हम दोनों ने हमने ये दोनों सिस्टम नहीं अपनाए, हमने दोनों का मिक्स ले लिया। तो सर इसमें कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो सर बेसिकली जो सोशलिस्ट लोग हैं, ठीक है सॉरी, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं पुअर है, तो सर उनको हम अमीरों के बराबर कैसे खड़ा करें? तो देखो बराबर तो नहीं, पर उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कैसे दें, तो उसके लिए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट उनको बोलेगी कि आप खाने के पैसे नहीं है, लो खाना लो आप, या सस्ते में ले लो, आपके पास घर के पैसे नहीं है तो लो फ्री में ले लो या सस्ते में ले लो। ठीक है, ये सब उनको क्या देगी, गवर्नमेंट देती। आपने देखा होगा हमारे जो बेसिकली राशन व्यवस्था या पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हम बोलते हैं, वो सब इसी के एग्जाम्पल है। डीमेरिट्स क्या है सर, डिफिकल्ट टू ऑपरेट। तो जो लोग हमारी इकोनॉमी को समझते हैं उनको तो पता ही है कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है ना सर, सुनने में बहुत बढ़िया लगती है और लिटरली है, अच्छी है, लेकिन सर इसको चलाना, इसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर बोलेगा हमको पूरी छूट दे दो भैया, हमको इस चीज़ में भी छूट दे दो, उस चीज़ में भी छूट दे दो, हम नीचों के बस खा जाए। गवर्नमेंट बोलेगी नो, हम तो हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगे, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी पे जिसका कंट्रोल होगा, पॉलिटिक्स पे भी उसी का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इकोनॉमी पे से कंट्रोल हमारा ना छूटे, ताकि हम पूरी कंट्री पे क्या रखें, कंट्रोल रखें। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा छूट दे दी तो वो आपको कल को वो आपकी बात मानना ही बंद कर देंगे। ठीक है, डिस्करेज प्रोडक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड लॉट्स ऑफ कंट्रोल, कि भैया एक तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ कंट्रोल, यानी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, कुछ कुछ फील्ड में, हर फील्ड में नहीं। दूसरा सर हैवी टैक्सेस होते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में करीब करीब 35% के आसपास टैक्स चला जाता है। ठीक है, तो कम नहीं है, यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए कमाए तो 35,000 रुपये तो उसका टैक्स में जा सकता है। ठीक है, हालांकि इतना 35 होगा नहीं, कुछ डिडक्शंस भी मिलती हैं। इसके बाद में हमको देखना कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हम देख चुके हैं कि सर हमारी बेसिकली क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ज़रूरतें हमारी असीमित है। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कि सर हमारे जो रिसोर्सेज है वो सीमित है। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज सर, एक ही रिसोर्स को अलग अलग हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद में द सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सर, किस प्रकार से, कि सर हम जो प्रॉब्लम्स हमने बात की थी, 3 प्रॉब्लम्स की, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी याद है आपको, ये वो सिस्टम है जहाँ पे सारे डिसीजन जो होता है वो मार्केट लेता है, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। जिस चीज़ में उसका प्रॉफिट होगा वो वही डिसीजन लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भैया सबसे पहले हम जो यहाँ पे चीज़ देखने वाले हैं वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। सर हम क्या चीज़ बनाएं, तो भैया हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें हमको क्या मिले, बहुत सारा प्रोडक्शन मिले। यानी सर गुड्स आर प्रोड्यूस एट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। अब ये क्या होता है, ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, पीपीसी कर्व जो होता है, पीपीसी कर्व, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे बेसिकली डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, या जिस चीज़ जो ज़्यादा बिकेगी हम वो बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस सर, कौन से टेक्निक से बनाए, भैया जिस टेक्निक से हमको सस्ता लगता है या हमको लगता है कि क्वालिटी बेस्ट आ रही है, हम उस टेक्निक से बनाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है कि कम है। मैं इंडिया में रहता हूँ, अगर मेरे को लगता है, मेरे को पता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोचूंगा यार मैं अगर मशीन यूज़ करूँगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मेरे देश का क्या होगा। पर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ, मैं सोचूंगा मेरा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, तो मैं ऐसी टेक्निक लूँगा जो सस्ती रहे। अगर मेरे को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सस्ती लग रही है तो मैं वो लूंगा, अगर मेरे को लेबर इंटेंसिव टेक्निक सस्ती लग रही है तो मैं वो लूंगा। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखूंगा। होम टू प्रोड्यूस, अब भैया अपना फायदा देख रहा हूं तो उन लोगों के लिए बनाऊंगा ना जो मेरे सामान को खरीद सकते हैं। मान लो जरूरतमंद बहुत सारे लोग हैं, मैं फ़ोन बनाना चाहता हूँ, ऐसा फ़ोन बनाना चाहता हूँ जो सर हर कोई यूज़ कर सके, बिल्कुल सिंपल हो यूज़ करने में। ठीक है, पर मैं बेचना सिर्फ उन्हीं को चाहता हूँ जो मेरे को अच्छे पैसे दे सके। मैं गरीबों को बेचना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग सर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो मेरे को पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं बेसिकली फिर उन लोगों को टारगेट करते हुए फ़ोन बनाऊंगा जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से फ़ोन में फीचर्स रखूंगा। ठीक है, आगे हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व इन द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, किसी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सर व्हाट टू प्रोड्यूस,
सीधी सी बात है, देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का उद्देश्य ध्यान में रखना। उद्देश्य क्या होता है? सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई। तो हम ऐसे डिसीजन लेंगे जिनसे समाज की भलाई हो। तो सर क्या बनाए? तो सर हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे वास्तव में सोसाइटी में ज़रूरत है। जैसे मान लो इंडिया की मैं बात करूँ तो जैसे गरीबों को लिए जो बेसिकली 1 BHK 2 BHK हाउसेस है उनकी ज़रूरत है, मैं हम वो बनाएंगे सस्ते रेट में। टाटा ने नैनो बनाई, ठीक है, हम वो बनाएंगे, ठीक है। या जिस भी चीज़ की सोसाइटी में ज़रूरत है, सस्ती टैबलेट, सस्ता इलाज, ठीक है, रोड, हम वो बनाएंगे। उस चीज़ पे हम काम करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। हाउ टू प्रोड्यूस? सर सीधी सी बात है, प्रोडक्शन इस तरीके से करना है जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि यार हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देनी है, ताकि क्या हो, यहाँ पे सोशल वेलफेयर हो। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा दूंगा तो ज़्यादातर लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी, ठीक है, उससे बेरोजगारी बढ़ती है। होम टू प्रोड्यूसर किसके लिए बनाए? सर उन लोगों के लिए बनाएंगे जिनको ज़रूरत है, जो खरीद सकते हैं, उनके लिए हम नहीं बनाएंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। हम उन लोगों को पहले फोकस करेंगे, उन लोगों पे पहले ध्यान देंगे जिनको इस चीज़ की वास्तव में क्या है, ज़रूरत है। नीडी लोगों के लिए बनाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद में सर एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है बेसिकली, अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी में सर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका सॉल्यूशन मिक्स ही रहेगा। प्राइवेट सेक्टर तो अपने हिसाब से कि सर जिस चीज़ में प्रॉफिट होगा हम वो काम करेंगे, और गवर्नमेंट क्या करेगी, सर जिस चीज़ में सोशल वेलफेयर होगा हम वो काम करेंगे। तो दोनों अपने अपने डिसीजन ले लेते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है डील्स विद द एक्चुअल फैक्ट्स। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है क्या होना चाहिए, और एक है क्या हुआ है या हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ है या क्या हो रहा है, एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर, एक्चुअल डेटा के ऊपर जो हो चुका है उसके ऊपर बात करेंगे। इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जैसी चीज़ें हैं वैसा ही उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अच्छी रेट से ग्रोथ हो रही है, पर डेवलप इकोनॉमी हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि डेटा हमको यही दिखाता है कि सर आप रेट बोल दो हमारी 7%, 8%, 6%, बट सर डेवलप इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में अभी हम नहीं हैं, पर कैपिटा इनकम हमारी जो है बहुत कम है, ठीक है। तो ये है हमारी रियलिटी। पर मैं बात करूँ होना क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा डेवलप इकोनॉमी होनी चाहिए भैया। 3 ट्रिलियन नहीं, 5 ट्रिलियन नहीं, 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन होनी चाहिए। ये होगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये किसी डेटा के ऊपर, किसी फैक्ट के ऊपर नहीं है, ये है बेसिकली मेरे थॉट्स। तो हम जो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट डील्स विद द मोरल फैक्ट्स दैट शुड बी इन द लाइफ। मैं बोल दूं भैया इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ गई 140 हो गई, अच्छी बात है, पर आपको पता है मैक्सिमम 170 तक जाएगी, कौन से ईयर में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, एस्टिमेट जो है। और बेसिकली मैं बोलूँ कि नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन जो है अब जितनी है उतनी स्टेबल रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रेट से नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या होना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँ क्या ऐसा हो रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, इंडिया की जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो रेट जो है इंक्रीज होने की वो कम तो हुई है, लेकिन अभी भी बहुत हाई है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। तो बेसिकली सर बेसिस जो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक में, एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है व्हाट इज, मतलब चीज़ें कैसी है, जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वहाँ पे व्हाट शुड भी, चीज़ें कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है इट कंसिडर्ड हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे हम ये बताते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कैसे हुई, और यहाँ पे हम ये बताते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक, देखो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो वास्तविक होती है, यानी रियलिस्टिक होती है, और ये होती है सर आइडियलिस्टिक, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बैठ के बातें कर रहे हैं। बेस्ड ऑन सर ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो कॉज एंड इफेक्ट, क्या हुआ है उसका असर क्या होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। और एथिक्स, एथिक्स का मतलब कि सर ये मोरल वैल्यूज है, हमारी नैतिक मूल्य है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं बोल दूँ इंडिया में बेसिकली ना जो इक्वलिटी होनी चाहिए, इनकम, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, सब लोग अच्छे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बिग बॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब लोग सुबह उठे काम करे,
खूब हंसे, खूब बोले, सब राजी रहे, खुश रहे, ठीक है, ये होना चाहिए। बट हो क्या रहा है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए वो हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, और क्या हो रहा है वो हम पढ़ते हैं, या क्या हुआ है वो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो सर इकोनॉमिस्ट जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो है एडम स्मिथ और मार्शल हिग्स या पेगु। ये बेसिकली किसकी बात करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, कि सर हमको इकोनॉमिक्स में डिसीजन ऐसे लेने चाहिए कि ऐसा हो वैसा हो, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सो बेसिकली इसी के साथ में हमारा ये जो वीडियो है वो होता है ख़त्म। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये वीडियो जो है आपको समझ आया होगा। एक लंबा वीडियो है, डिटेल में डिस्कशन किया है, पहला वीडियो था, इसलिए बेसिकली आपको हर एक चीज़ जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को भी बहुत समझ में आएगा, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ी है, चाहे नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, जैसा मैंने बताया विद इन 1 वीक। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच।